गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज हम करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। सो व्हाट इज़ द कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया था, डेट इज सीडो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखो सीडो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सीडो होता है झूठा केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो झूठे फील होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं सीडो केमिकल रिएक्शन। जैसे आपके पास है ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट बी, ठीक है। ए आपके पास कोई सॉल्यूट है और बी आपके पास कोई सॉल्वेंट है। इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक्सेस में है। एक्सेस में मतलब इसकी कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज, क्योंकि इसकी, ठीक है, ये अमाउंट इसका इतना ज़्यादा है कि इसकी कंसंट्रेशन आपस में चेंज ही नहीं होगी। और दूसरा आपके पास है सॉल्यूट, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन कोई पर्टिकुलर है। सपोज करो अगर इसकी कंसंट्रेशन 10 ग्राम है तो इसकी कंसंट्रेशन नियर अबाउट 1000 ग्राम है। ये इतने ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें पता है इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, पर ठीक है, पर पानी की कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो यहाँ से अगर 10 ग्राम खर्च हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी अगर 10 ग्राम ही खर्च हो रहा है तो इसके पास कितनी कंसंट्रेशन बच रही है? अगर 10 ही खर्च हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद 9 इतनी कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर इसमें से 10 ग्राम आपका खर्च हो रहा है तो इसमें से 990 ग्राम बच रहा है। तो देखो किसी भी चीज़ में अगर आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये में से अगर 1 रुपया चला जाए तो 100 रुपये में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर उसी 100 रुपये से अगर 50 रुपये चले जाए तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी कंसंट्रेशन का सेम है, ठीक है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सॉल्यूट पर ही डिपेंड करेगा। अब जैसे ये पर्टिकुलर जैसे रिएक्शन था, डेट इज़ योर ए प्लस बी गिव राइज टू बी, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो मैं क्या बोल रही हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले रेट लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 इसका ऑर्डर आ गया। और अगर मैं पूछूँ मॉलिक्यूलरिटी, ए भी कंबाइन कर रहा है, बी भी कंबाइन कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ए की कंसंट्रेशन कम है, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले जो ऑर्डर 2 आ रहा था, अब वो ऑर्डर क्या आएगा? जब इस पर डिपेंड करेगा तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर पर्टिकुलर 1 रह जाएगा। और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या रह जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी भी पर्टिकुलर 1 रह जाएगी। इन्हीं को ही सीडो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो लगता है हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, पर वो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, उनको हम सीडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसको बोलते हैं सीडो केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, पर ऐसी कंडीशन पर सर्टेन हम कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई कर देंगे, और वो कंडीशन क्या है? किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो और एक की कंसंट्रेशन घटा दो, ठीक है। उस केस में आपके पास ऑर्डर 1 हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम सीडो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट कर रहे थे हम कोलिजन थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी क्या है? कोलिजन थ्योरी आपके पास आपने +1 में भी पढ़ी होगी। कोलिजन थ्योरी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं उसी को ही हम कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी थ्योरी हमने की हुई है कि कोलिजन थ्योरी क्या है, मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगी, आपने ऑलरेडी पहले भी की है। मैंने आपको पीछे भी किसी टॉपिक में कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे जो इम्पोर्टेंट टर्म, सबसे पहले है कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z। सो व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी?
सो व्हाट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में ए बी प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था इफेक्टिव कोलिजन वही होगा जब ए बी के साथ टकराएगा, ठीक है। अगर जितनी पॉसिबिलिटी होगी ए की बी के साथ टकराने की और बी की ए के साथ टकराने की, वही कोलिजन होगा, वही आपका प्रोडक्ट देगा। अगर ए के साथ टकरा रहा है तो कोलिजन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बी के साथ टकरा रहा है, कोलिजन नहीं होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप अब थोड़ा सा वॉल्यूम ले लो, जैसे सपोज इतने कर हम गैस का पोर्शन लेते हैं, इतना वॉल्यूम लेते हैं, इस वॉल्यूम में कितने ए बी के साथ टकरा रहे हैं, कितने बी ए के साथ टकरा रहे हैं, ठीक है। और पर सेकंड में कितनी टकरान हो रही है उनके बीच में, उसी को ही हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, टीई। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? ये भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि होती क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोसेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ए को बी के साथ टकराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या बी को ए के साथ टकराने के लिए जो एनर्जी सफिशिएंट है, जो चाहिए हमें, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में ए और बी है, ए और बी की एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसा नहीं है कि ए बी आपके पास अलग अलग लग रहा है, ठीक है। अगर ए और बी आपके पास दोनों अलग अलग हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपस में टकराएंगे। देखो ए और बी को टकराने के लिए क्या चाहिए? सिमिलर एनर्जी चाहिए। इसके पास भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, इसके पास भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। जब दोनों के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तभी ए बी के साथ टकरा सकेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। सो व्हाट इज द कोलिजन? ठीक है, दोनों के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, और जो सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए उसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बिकम ऑलमोस्ट डबल व्हेन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर क्या फ़र्क होता है एक दूसरे के साथ? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास मैक्सिमम ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक के साथ ही आपके पास 4th यूनिट ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अपनी 5th यूनिट, डेट इज़ योर सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये छोटी सी यूनिट है, आपने इसको अच्छे से करना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या है ये बनते हैं। यूनिट्स ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स क्या होती हैं, कि रिएक्शंस क्या होते हैं। और नेक्स्ट यार आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या होते हैं वो हमने देखे थे। अब इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन बचता है, ठीक है, जो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, और इसके साथ आपका 4th यूनिट खत्म होता है। थैंक यू।